ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे जोर लगा के नाच रे। एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर व गायक जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही संगीत जगत में तहलका मचा दिया। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। इस्लाम के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले यह कलाकार अपनी जिंदगी में चमत्कारों की बहुत अहमियत मानते हैं। हालांकि वो पक्के मजहबी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कट्टरपंथियों की तरह व्यवहार नहीं किया। और तो और उन्होंने जिस अंदाज में वंदे मातरम गाया वह पूरी दुनिया में आधुनिक भारत की पहचान बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान की, जिनमें मौजूद तमाम खूबियों के बावजूद उनकी निजी जिंदगी इन दिनों एक तमाशा बन गई है। क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन महज 23 साल की उम्र में उन्हें अपनी विधवा मां के कारण इस्लाम अपनाना पड़ा। तेरे दरबार में हो जा, सर झुकाते हैं औलिया। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी तरह फिल्मी माहौल में रहने के बावजूद उन्होंने अपने लिए बीवी पसंद करने का जिम्मा अपनी मां को सौंपा था। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक औलिया की दरगाह पर मिली धार्मिक विचारों वाली अपनी बेगम को भी उन्होंने तलाक देने का फैसला कर लिया है, वह भी निकाह के 29 वर्षों बाद। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जा। क्यों बाहर से बेहद शांत और खामोश रहने वाले रहमान और उनकी बीवी की जिंदगी में तलाक का खौफनाक तूफान उठा है। शादी के बाद हनीमून पर गए रहमान अपनी पत्नी सायरा को अकेले छोड़कर रात भर कहां और क्यों गायब हो गए थे। आखिर कैसे खड़ी हो गई दोनों के बीच न टूटने वाली यह दीवार? क्या दौलत है इसका कारण, या दोनों के बीच किसी और ने बना ली है अपनी जगह? क्या है रहमान की टीम में शामिल बिंदास लेडी गिटारिस्ट की मिस्ट्री? तो भी कभी आवाज दे कहीं से। क्या आमिर खान अरबाज खान की तरह रहमान भी करेंगे दोबारा निकाह? क्या इस्लाम को छोड़कर दोबारा हिंदू बनी रहमान की सिंगर बहन की भी है इस मामले में कोई भूमिका? और क्या होगा रहमान के बच्चों का भविष्य? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। सबसे पहले आपको एक वीडियो का क्लिप दिखाता हूं। एक्चुअली என் வைஃப் தரணும், ஏன்னா அவங்க தான் என் பெரிய ஃபேன் வாய்ஸ்க்கு. You want to come? Take this. Please. Yes. यह मौका था 30 मार्च 2023 को चेन्नई में आयोजित आनंदा विकटन सिनेमा अवार्ड्स 2022 का, जिसमें AR रहमान को उनके तमिल फिल्म वेंदु थानिंदाथु कादू के गाने मरक्कुमा नेंजम के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड मिला था। इस अवार्ड फंक्शन में रहमान की बीवी सायरा बानो भी पहुंची थी। रहमान ने यह अवार्ड सायरा बानो को समर्पित करते हुए उन्हें स्टेज पर बुलाया। एंकर ने सायरा को माइक भी दिया और उनसे कुछ कहने को कहा। सायरा ने अंग्रेजी में कहा कि वो अपने शौहर की आवाज से बेहद मोहब्बत करती हैं। हिंदी பேசுங்க, தமிழ்ல பேசுங்க प्लीज। Sorry, I can't speak fluently in Tamil, so please excuse me. And I'm super happy, excited. सरसरी तौर पर देखने पर यह एक प्यार भरा अवसर लगता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें वास्तव में गायक को अपनी बीवी के व्यवहार से निराशा हुई थी। जरा एक बार फिर उस कन्वर्सेशन पर गौर कीजिए जो दोनों के बीच हुआ था। रहमान ने सायरा के बोलने से पहले एक अनुरोध किया, हिंदी में नहीं तमिल में बोलना प्लीज। हिंदी பேசுங்க, தமிழ்ல பேசுங்க प्लीज। Oh my God.
इस अनुरोध को खारिज करते हुए सायरा ने कहा, सॉरी, मेरी तमिल उतनी अच्छी नहीं है। Sorry, I can't speak fluently in Tamil, so please excuse me. गौरतलब है कि A.R. रहमान तमिल मूल के हैं और उनकी बीवी सायरा गुजराती कच्छी परिवार से है। रहमान को तमिल व दक्षिण भारतीय भाषाओं से इतना प्यार है कि वह अन्य भाषाओं खासकर हिंदी से लगभग नफरत करते हैं। अब आपको एक क्लिप दिखाते हैं जो रहमान की तमिल फिल्म 99 के गाने की रिलीज के समय का है। सो ईहान, चेन्नई में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वी वेलकम यू टू चेन्नई। जैसा कि आपने देखा, एंकर ने हिंदी में स्वागत कर दिया तो भी रहमान स्टेज छोड़कर नीचे भाग गए, जबकि यह एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें वो मेहमान नहीं मेजबान थे। अब आते हैं एक अहम खबर पर। जैसा कि आप सबने हाल फिलहाल में मीडिया रिपोर्ट्स में सुना होगा, A.R. रहमान और उनकी बीवी ने तलाक का ऐलान कर दिया है। Flurry of reactions that have poured in ever since the announcement of music maestro A.R. Rahman and his wife Saira Bano parting ways after 29 long years. ओस्कार विजेता संगीतज्ञ A.R. रहमान और पत्नी सायराଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ। Now, music composer A.R. Rahman's divorce row. Rahman issues a notice against defamatory post. In fact, Rahman's legal team warns hate mongers against abusive content. खबरों के मुताबिक तलाक आपसी सहमति से हो रहा है और दोनों ने इसको अमली जामा पहनाने के लिए एक ही वकील हायर किया है, लेकिन दोनों जो कारण बता रहे हैं वह किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। इस तलाक के कारणों को जानने के लिए सबसे पहले हमें उन हालात को समझना पड़ेगा जिनमें रहमान पले बढ़े हैं और उनकी मुलाकात उनकी अब तक की जीवन साथी से हुई थी। 6 जनवरी 1967 को एक तमिल मुदलियार फैमिली में जन्मे A.R. रहमान का वास्तविक नाम दीपक राजागोपाला शेखर था। उनके पिता राजागोपाला कुलशेखरन या R.K. शेखर मलयालम फिल्मों के जाने माने संगीतकार थे। दीपक शेखर की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी कि अचानक उनके पिता की जिंदगी में कैंसर ने ग्रहण लगा दिया। उनकी सारी कमाई इलाज में खर्च हो गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सन 2013 में रहमान की बहन रिहाना ने बिग CBS को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि रहमान के विचारों पर उनके पिता की मौत का गहरा असर पड़ा था। रिहाना के मुताबिक, मेरे पिता बीमार पड़ गए और एक पीर साहब ने कहा कि वो दुआओं के जरिए मेरे पिता को ठीक कर देंगे, लेकिन मेरे पिता ने ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। हालांकि पीर साहब ने हमें ऐसा न करने के लिए कहा था। रिहाना ने बिग CBS प्राइम के शो इंडियाज प्राइम आइकन पर अपनी यादें साझा की थी, जहां रहमान इस खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। रिहाना ने आगे बताया, पीर साहब ने हमें यहाँ तक कहा था कि अगर मेरे पिता का ऑपरेशन किया गया तो वो शायद जीवित न बचे। मेरे पिता ने फिर भी ऑपरेशन करवाया और अंततः उनका निधन हो गया। इस घटना का मेरे भाई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अपने पिता के चले जाने के बाद नन्हे दीपक ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। हालांकि दीपक शेखर का करियर परवान चढ़ रहा था और उसने कई विज्ञापन फिल्म भी बनाए, लेकिन अचानक छोटी बहन की बीमारी ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। यह बात है सन 1984 के आसपास की। ऐसे वक्त में उन्होंने मंदिर मस्जिद से लेकर ज्योतिषी, मौलवी और दरगाहों तक खूब चक्कर लगाए। इस बीच उनकी माँ एक सूफी पीर करीमुल्ला कादरी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया। फिर उन्होंने अपने बच्चों यानी दीपक और उनकी 3 बहनों को भी अपने रंग में रंग लिया। दीपक का नया नाम हुआ अल्लाह रखा रहमान। कहते हैं रहमान की निजी जिंदगी कई आध्यात्मिक रहस्यों और चमत्कारों से घिरी रही है। अपने करियर में मिली कामयाबी के पीछे वो मजहब के प्रति उनकी आस्था को एक अहम वजह मानते हैं। सालों के संघर्ष के बाद 1992 में तमिल फिल्म रोजा के लिए जब डायरेक्टर मणि रत्नम ने रहमान को पहली बार संगीत देने का मौका दिया तो उन्होंने खुद की काबिलियत को भी साबित कर दिखाया। कादल रोजा एंगे नी एंगे कन्नी वड़ी। इस फिल्म और इसके संगीत ने कई अवार्ड जीते। उस साल का बेस्ट संगीतकार का नेशनल अवार्ड A.R. रहमान को ही मिला। कुछ ही दिनों में इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी आया, जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। रोजा जाने मन
तू ही मेरा दिल तुझ बिन तरस। उसी साल उन्हें संतोष शिवन की मलयालम फिल्म योद्धा भी मिली थी, जो साउथ में खूब लोकप्रिय हुई। रहमान की डिमांड अचानक बढ़ गई और उन्हें 1993 और 94 में करीब 1.5 दर्जन दक्षिण भारतीय फिल्में मिली, जिनमें जेंटलमैन, मणिरत्नम की थिरुदा थिरुडा और पवित्रा आदि शामिल थीं। वर्ष 1994 में मणिरत्नम ने अपनी एक और तमिल फिल्म बॉम्बे में रहमान का संगीत लिया। यह फिल्म भी रोजा की तरह पहले तमिल में बनी और हिंदी में भी डब करवाई गई। रहमान को इस फिल्म के लिए भी कई अवार्ड मिले। इस बीच हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म रंगीला के लिए AR रहमान को अप्रोच किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म रंगीला के प्रोड्यूसर जामू सुगंध ने इस फिल्म का संगीत देने के लिए अनु मलिक को फाइनल कर लिया था, लेकिन राम गोपाल इस फिल्म के संगीत को लेकर कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर को रहमान के नाम पर किसी तरह राजी कर लिया। रहमान को खुद पर और राम गोपाल वर्मा पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि साउथ में उनके संगीत का डंका बजने के बाद अब पूरे देश में उनका म्यूजिक धूम मचाने वाला है। फिल्म के 7 गानों में रहमान ने अपने संगीत से जान फूंक दी। 14 मई 1995 को रहमान की मां करीमा ने जब इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया तो पूरे देश में बस रंगीला फिल्म के गानों की ही धूम मच गई थी। चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग हो जा रंगीला। इस फिल्म के साथ ही रहमान न सिर्फ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि पहली ही हिंदी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। यहाँ रंगीला फिल्म का जिक्र करने का एक खास कारण है। कहते हैं जब इस फिल्म के म्यूजिक पर रहमान काम कर रहे थे, उसी दौरान उनकी जिंदगी को रंगीन बनाने वाली वह लड़की थी सायरा बानो। 12 मार्च 1995 को रहमान की शादी हुई थी और उसके लगभग 2 महीने बाद रंगीला का म्यूजिक लॉन्च हुआ था। शायद रंगीला के म्यूजिक को इतना रोमांटिक बनाने में जाने अनजाने में शायरा का भी बहुत बड़ा रोल था। सायरा रहमान की जिंदगी में कैसे आईं और दोनों किन शर्तों पर एक दूसरे से शादी के लिए राजी हुए थे, अब इसकी सिलसिलेवार कहानी भी जान लेते हैं। एक बार सिमी गेरवाल के शो रेंडेवू में रहमान ने बताया था कि वो बहुत शर्मीले थे और कभी लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करते थे। रहमान ने बताया था कि उन्होंने परंपरा के कारण नहीं बल्कि अपने व्यस्त कैरियर के कारण अरेंज मैरिज का विकल्प चुना। उन्होंने कहा, मेरे पास दुल्हन की तलाश करने के लिए समय नहीं था। उन्होंने अपनी माँ से अपने लिए एक उपयुक्त साथी खोजने के लिए कहा। रहमान का अनुरोध सीधा सा था, मुझे एक साधारण बीवी चाहिए, कोई ऐसी जो मुझे ज्यादा परेशान न करे ताकि मैं अपना संगीत जारी रख सकूं। जब सिमी ने उन्हें उनकी अन्य विशेषताओं के बारे में याद दिलाया तो वह हंस पड़े। थोड़ी शिक्षा, थोड़ी सुंदरता और ढेर सारी विनम्रता। Because I'm more concerned about what should I do when the queen comes. Should I shake her hand or I say take a... बेटे के लिए माँ ने रिश्ता देखना शुरू किया। इसी बीच एक बार वो अपनी बेटी के साथ चेन्नई स्थित सूफी संत मोती बाबा की दरगाह पर पहुंची। वहां उन्होंने 2 लड़कियों को एक साथ देखा जो सगी बहनें थीं। एक थी मेहरुन्निसा उर्फ मेहर बानो और दूसरी सायरा बानो। शक्लो सूरत देखकर रहमान की माँ को मेहर ज्यादा पसंद आई। इन दोनों के बारे में जब माँ करीमा ने पता किया तो जानकारी मिली कि इनका घर दरगाह से केवल 100 मीटर की दूरी पर है। सायरा के पिता पायलट थे। कुछ ही दिनों में करीमा अपने बेटे रहमान का रिश्ता लेकर मेहर और सायरा के घर पहुंची। बातचीत में पता चला कि सायरा की पैदाइश 20 दिसंबर 1973 की है और मेहर उनसे छोटी है। इस परिवार का गुजरात के कच्छ जिले से ताल्लुक था। रहमान की मां को भी सायरा अपने बेटे की शर्तों पर ज्यादा खरी लगी और यह रिश्ता उन्हीं से पक्का कर लिया गया। रुखी रे वो रुखी रे कांटू रे काटे कटे ना। रहमान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि सायरा इंग्लिश में बात करती थी। सायरा के वास्तविक व्यक्तित्व के बारे में पूछे जाने पर रहमान ने उन्हें 2 पहलुओं वाला बताया था। वह शांत है
तो शांत हैं और जब गुस्सा होती हैं तो बस। रहमान ने सायरा को शुरू में ही बता दिया था कि वह किस तरह का जीवन जीने जा रही हैं। यह पहले से ही एक समझौता था। चले जहाँ चले नैनो तले धुआं चले। खैर 12 मार्च 1995 को दोनों ने निकाह कर लिया। इधर सायरा की बहन मेहर की शादी साउथ के जाने माने एक्टर रहमान के साथ हुई, जो कई मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक्टर रहमान ने अपने साड़ू AR रहमान के हनीमून से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में रहमान ने बताया था, मुझे याद है जब रहमान और सायरा की शादी हुई थी तो दोनों हनीमून पर हिल स्टेशन गए थे। मैंने उस रात रहमान को फोन किया, तब रात के लगभग 12 या 1 बज रहे होंगे। उनकी पत्नी सो गई थी। घंटी बजी तो सायरा ने मेरा नाम देखकर फोन उठा लिया। तब मैंने पूछा कि रहमान कहाँ है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, दरअसल वो दूसरे कमरे में वीणा बजाकर कुछ कंपोज कर रहे थे। सिद्धार्थ समेत सभी लोग रहमान के इस व्यवहार को याद कर हंस रहे थे, लेकिन रहमान का संगीत के प्रति डेडिकेशन ऐसा ही था और उनकी बेगम ने इससे समझौता कर लिया था। क्या करूं, कैसे कहूं, रात कब कैसे ढले। शादी के बाद रहमान का करियर नई ऊंचाइयां छूने लगा। साउथ के अलावा हिंदी फिल्मों में भी उनकी जबरदस्त डिमांड थी। 1992 में रोजा फिल्म के बाद साल 2001 तक यानी पूरे 9 साल लगातार रहमान को साउथ के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता रहा, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। सायरा से शादी के बाद ही रहमान फिल्मों में व्यस्त हो गए। बीवी और परिवार के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। वह 18 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहे थे। उन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों और म्यूजिक एल्बमों आदि में संगीत दिया है और लगभग 75 फिल्मों में अपनी आवाज दी है। वो गाने भी लिखते हैं और अपने म्यूजिक एल्बमों में अभिनय भी करते हैं। रहमान का ज्यादातर समय मुंबई के अलग अलग रिकॉर्डिंग स्टूडियो और विदेशी दौरों में बीतता था, जबकि पत्नी सायरा चेन्नई में होती थी। साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए रहमान को ऑस्कर के अलावा गोल्डन ग्लोब, ग्रैमी समेत ढेरों इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए। Slumdog Millionaire A.R. अब उनका नाम दुनिया के टॉप 10 संगीतकारों की सूची में आ गया था। जाहिर है व्यस्तता बढ़ना लाजमी था। रहमान अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में अपना ज्यादातर समय अपने काम के सिलसिले में बिताने लगे। जरूरत से ज्यादा व्यस्तता और काम कहीं न कहीं रहमान के निजी रिश्ते को खोखला कर रहा था। रहमान पहले से ही म्यूजिक को लेकर अपने जुनून के प्रति बीवी को बता चुके थे, इसलिए चाहते हुए भी सायरा कुछ बोल नहीं पाती थी। इस बीच 3 बच्चे भी हुए, जिनकी देखरेख और परवरिश का ज्यादातर जिम्मा सायरा ने ही निभाया। इन सारी परिस्थितियों के बीच सायरा का अकेलापन उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। शादी के बाद से ही उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखा। वो खुद को स्टार वाइफ के तमगे और लाइमलाइट से दूर ही रखती थी। एक तरफ रहमान की बेशुमार दौलत और शोहरत का उजाला था, तो दूसरी ओर सायरा की उदासी और अकेलापन का अंधेरा, जिसने उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार पैदा करना शुरू कर दिया। जैसा कि अक्सर सेलिब्रिटीज की शादीशुदा जिंदगी के साथ होता है। इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा। 19 नवंबर 2024 को तलाक की वो चौंकाने वाली खबर आई, जिसे सुनकर रहमान के चाहने वाले समेत हर कोई हैरान रह गया। यह खबर थी शादी के 29 साल बाद रहमान और उनकी पत्नी सायरा के तलाक की घोषणा। सायरा और उनके शौहर प्रसिद्ध संगीतकार अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान की ओर से और उनके निर्देश पर वंदना शाह एंड एसोसिएट्स ने जोड़े के अलग होने के फैसले के बारे में यह बयान जारी किया। शादी के कई सालों बाद मिसेस सायरा और उनके शौहर मिस्टर AR रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला लिया है। यह फैसला उनके रिश्ते में काफी भावनात्मक तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के प्रति अपने गहरे प्यार के बावजूद इस जोड़े ने पाया है कि तनाव और कठिनाइयों ने उनके बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे कोई भी पक्ष इस समय पाटने में सक्षम नहीं है।
मिसेस सायरा और उनके शौहर मिस्टर A.R. रहमान ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने यह निर्णय दर्द और पीड़ा से बाहर आकर लिया है। मिसेस सायरा और उनके शौहर मिस्टर A.R. रहमान इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जनता से गोपनीयता और समझ का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन के इस कठिन अध्याय से गुजर रहे हैं। वकील की ओर से दिए स्टेटमेंट में कहा गया था कि हर शादी उतार चढ़ाव से गुजरती है। मुझे खुशी है कि इस रिश्ते का अंत गरिमापूर्ण तरीके से हुआ। रहमान और सायरा एक दूसरे का सपोर्ट करना जारी रखेंगे। इस तरह बेहद खूबसूरत शब्दों में एक बहुत ही भयावह बात लोगों के सामने आई। वकील की माने तो बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स रिश्तों से उबकर ही तलाक लेते हैं। उनके लिए तलाक का कारण झगड़ा या दौलत नहीं होता, जैसा कि आमतौर पर संबंधों में होता है। आगे जब उनसे रहमान और सायरा के तलाक का कारण पूछा गया तो उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो दोनों बेहद समझदार हैं और यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। वकील का स्टेटमेंट सामने आने के बाद रहमान ने भी सोशल मीडिया पर तलाक की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, उम्मीद थी कि हम 30 साल पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीजों का एक अनदेखा अंत होता है। टूटे दिलों के वजन से भगवान का सिंहासन भी हिल सकता है, फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं। भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह ना मिले, इस नाजुक दौर से गुजरते समय हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। लोग इस खबर पर तलाक के कारणों की चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक एक चौंकाने वाली बात हुई। रहमान और सायरा के तलाक की घोषणा के दूसरे दिन ही उनके ग्रुप की गिटारिस्ट मोहिनी डे ने भी अपने पति से तलाक की घोषणा कर दी। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया। मोहिनी एक आजाद ख्यालों वाली बिंदास लेडी है जो अपने आधुनिक परिधानों व स्टाइलिश लुक के कारण रहमान के हर शो में लोगों की नजरों में रहती हैं। कई लोगों ने रहमान और मोहिनी डे के तलाक को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, तो इन सभी अटकलों के बीच सायरा बानो ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मीडिया के साथ एक वॉइस नोट शेयर करते हुए कहा वह अपने मेडिकल रीजंस की वजह से मुंबई में है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने केवल अपनी सेहत की वजह से A.R. रहमान से ब्रेक लिया है। उनकी सेहत अरसे से ठीक नहीं है और उन्हें अपने इलाज पर ध्यान देने के लिए समय चाहिए था। लेकिन फैंस और सिने प्रेमियों की उलझन इस बात से और भी बढ़ गई। लोग पूछ रहे हैं कि किसी भी मजहब या समाज में बीमारी के कारण जीवन साथी से अलग होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता, बल्कि ऐसे मौकों पर तो उनमें लगाव और बढ़ जाता है। सायरा का यह बयान रहमान को और निष्ठुर और स्वार्थी ही साबित कर रहा है। आगे सायरा ने कहा, मैं बस यही अनुरोध करूंगी कि कृपया उन्हें वैसे ही रहने दे जैसे वे हैं। उनका किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि उनके खिलाफ सभी झूठे आरोप लगाना बंद करें। कृपया उनके नाम को खराब करना बंद करें। हालांकि हुआ यह कि इस वॉइस नोट के कारण लोगों की सहानुभूति सायरा के प्रति बढ़ गई और रहमान विलेन नजर आने लगे। उधर मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजियों व अफवाहों को देखते हुए A.R. रहमान की लीगल टीम ने भी एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी शादी और तलाक पर किए गए सभी आधारहीन, झूठे व आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की बात कही गई है। ऐसा न करने पर लीगल एक्शन लेने की भी बात इस पोस्ट में कही गई है। इससे पहले मोहिनी डे ने भी सोशल मीडिया पर अपने और रहमान के तलाक को जोड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और इन सभी पोस्ट को बकवास बताते हुए इसकी आलोचना भी की थी। अपने पोस्ट में मोहिनी ने कहा था, मैंने एक बच्चे की तरह रहमान के साथ उनकी फिल्मों और टूर वगैरह में 8 वर्षों तक काम किया है, जिसका मैं सम्मान करती हूँ। यह देखकर निराशा होती है कि लोगों में इस तरह के भावनात्मक मामलों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। रहमान एक लीजेंड है और वह मेरे लिए पिता के समान है। I respect him a lot. He's just like my father. He's actually a little bit younger than my dad, and his daughter is exactly my age, I think. And we have a lot of respect and love for each other. And I worked with him in his band as his bassist for 8.5 years. Until 5 years ago, I moved to the US and I associated myself with other pop artists in the US. And I have my own band as well and own music that I tour with. Anyway, long story short, please be kind and respect our privacy. It's a personal matter and it's painful.
रहमान के परिवार की बात की जाए तो उनकी माँ, जो कस्तूरी सेकरन से रहीमा बेगम बन गई थी, उनका निधन दिसंबर 2020 में हो गया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि रहीमा बेगम ने ही अपने पति के निधन के बाद पूरे परिवार को पाला था और बाद में उन्हें इस्लाम में भी कन्वर्ट करवाया था। रहमान और सायरा बानो की शादी भी उन्होंने ही करवाई थी। बताया जाता है कि रहमान अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और उनके निधन के बाद लंबे समय तक सदमे में थे। तलाक की खबरों के बीच रहमान की दोनों बेटियों खदीजा और रहीमा व बेटे अमीन की भी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। रहमान दंपत्ति की दोनों ही बेटियां सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं। बड़ी बेटी खदीजा शादीशुदा हैं और उन्हें अक्सर बुर्के में ही देखा जाता है। वह अपना चेहरा छिपा कर रखना पसंद करती हैं, जबकि छोटी बेटी रहीमा एक फेमस ब्लॉगर हैं और बुर्के से दूर ही रहती हैं। वह अपने गॉर्जियस लुक से सोशल मीडिया पर काफी तारीफें बटोरती रही हैं। अपने पेरेंट्स के तलाक को लेकर दोनों ही बेटियों ने अपना रिएक्शन दिया था और इसे तूल नहीं देने की गुजारिश की थी। रहमान की बड़ी बेटी खदीजा की शादी हो चुकी है। उन्होंने साल 2022 में साउंड इंजीनियर रियाज दीन शेख मोहम्मद से चेन्नई में शादी की थी। इसके अलावा खदीजा फिल्म मिनम से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर तमिल इंडस्ट्री में अपना डेब्यू भी कर चुकी हैं। उनके खूबसूरत फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। बात करें बेटे आमीन की, तो वह भी अपने पिता की तरह एक सिंगर हैं। उन्हें अपने कई गानों के लिए अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अमीन ने भी अपने पेरेंट्स के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा था। उधर कई लोग रहमान की सिंगर कंपोजर बहन AR रिहाना से भी उनके तलाक को जोड़कर देख रहे हैं। रिहाना के पति जी वेंकटेश हैं और उनके बेटे GV प्रकाश कुमार तमिल फिल्मों के सिंगर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर व प्रोड्यूसर हैं। रिहाना व जी वेंकटेश की बेटी भैरवी श्री तमिल अभिनेत्री हैं और कई टीवी शोज में आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रिहाना ने अपने भाई को उनकी बीवी के खिलाफ भड़काया है, क्योंकि शादी के इतने वर्षों बाद भी वह खुद को तमिल कल्चर में नहीं ढाल पाई। सूत्रों का कहना है कि सायरा घर में हिंदी और गुजराती बोली व संस्कृति को बढ़ावा देती है, जो रहमान को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। देखा जाए तो रहमान हिंदी फिल्मों में काम करने के प्रति हमेशा लालायित रहते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी भाषा से बिल्कुल लगाव नहीं है। वो किसी भी इंटरव्यू या स्टेज कार्यक्रम में तमिल या अंग्रेजी ही बोलते हैं और शायद ही किसी पब्लिक अपीयरेंस में उन्हें हिंदी बोलते हुए सुना गया होगा। यहाँ तक कि अपनी हिंदी फिल्मों के प्रमोशंस पर भी वो उत्तर भारतीय ऑडियंस से अंग्रेजी में ही बात करते रहे हैं। हाल ही में कपिल शर्मा के शो में वो अपने प्रचार में आए तो पूरे कार्यक्रम में एक भी शब्द हिंदी में नहीं बोला। कोई एक बंदा कभी आपको मिला हो 3-4 साल पहले, जिसको आपने कभी बोला हो कि तुमको गवाऊंगा? आई एम वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट। सन 1995 में फिल्म फेयर ने रहमान को संगीतकार RD बर्मन के नाम पर एक खास अवार्ड दिया था, जो आशा भोसले ने सौंपा था। तब स्टेज पर अनुरोध के बावजूद रहमान ने यह कहते हुए गाने से मना कर दिया था कि वो हिंदी में नहीं गाते। So won't you please hum a few bars or sing a few bars of a song for us? Yeah. Next time, please. I'll sing it Hindi. He's getting away. लोगों का मानना है कि अपनी माँ की मौत के बाद रहमान को यह कल्चरल डिफरेंस ज्यादा उभर कर आता हुआ दिख रहा था और इस बात का दुख है कि 29 साल बाद भी सायरा उनकी भाषा में फ्लुएंट नहीं हो पाई। रहमान के तलाक के पीछे की वजह कुछ लोग प्रॉपर्टी विवाद भी बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान की कुल संपत्ति करीब 1500 करोड़ से भी ज्यादा की है। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि रहमान एक फिल्म में म्यूजिक देने का लगभग 10 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। इसी तरह एक लाइव कंसर्ट में गाने के लिए वो 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। देश के बड़े शहरों में उनके आलीशान बंगले हैं और इसमें लॉस एंजल्स में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी शामिल है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि रहमान की संपत्ति में उनकी वाइफ को कितना हिस्सा मिलेगा और बच्चे किसके पास रहेंगे। गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में तलाक से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। दरअसल इस्लाम में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इस अनुबंध के तहत मेहर की रकम तय की जाती है जो दुल्हन के लिए होती है। शादी के समय इस रकम पर सहमति बनती है और इसे कानूनी दस्तावेजों में दर्ज किया जाता है।
इन दस्तावेजों पर दोनों पक्षों यानी दूल्हा और दुल्हन के दस्तखत भी होते हैं। शादी के बाद यदि किसी कारण से मुस्लिम कपल के बीच तलाक हो जाता है या वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो मेहर की यह रकम महिला को सौंपी जाती है। यह प्रावधान महिला के आर्थिक अधिकार और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है, जो इस्लामिक विवाह अनुबंध का एक अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तो उसका मेहर देना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला उन मामलों में भी लागू होगा जहां तलाक आपसी सहमति से लिया गया हो। खैर, जैसा कि जग जाहिर है, कोई भी संबंध टूटने के पीछे कोई एक वजह नहीं होती। दोनों के वकील ने भी कहा है कि यह कपल एक साथ रहने में समर्थ नहीं था, इसलिए दोनों अलग हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।